ओके तो लाइट है नहीं घर में, पूरा गर्मी का माहौल है और मैं नहीं चाहता जब मैं फेस कैम वीडियो बनाऊं तो बड़ी बड़ी लाइट मेरे सामने से हो आगे जो बहुत गर्मी प्रोड्यूस करती हैं, तो आप मुझे ऐसे पसीने में लथपथ देखो। इसलिए जो वीडियो है वॉइस ओवर फॉर्मेट में आ रही है। कोई मेरी तबियत खराब नहीं है, बहुत लोगों को लगता है कि भाई तेरी आवाज़ बदल जाती है, तो भाई थोड़ा माइक की वजह से ऐसा होता है। खैर हम लोग अपनी अपडेट्स के ऊपर आ जाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, जो कि इस हफ्ते अच्छा शो था। मतलब ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, मैं बाकी भी पढ़ रहा था इंटरनेट के ऊपर, रेसलिंग जो फैंस हैं उनको भी रॉ का एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा था। तो लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.742 मिलियन व्यूअर्स, लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो ये घट चुकी है 1.3% और रॉ को व्यूअरशिप मिली है 1.719 मिलियन व्यूअर्स। यानी जब रॉ का शो थोड़ा ठीक होता है तो रॉ की जो व्यूअरशिप है वो नीचे आ जाती है। अब पता नहीं इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या है, मतलब इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। WWE ने हेल इन अ सेल का मैच भी मेन इवेंट में कर दिया। USA नेटवर्क को लगा होगा कि चलो भैया हमारी रेटिंग्स बढ़ जाएगी, लेकिन रॉ के साथ यहाँ पर जो सीन है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा अजीब लगता है भाई मुझे। क्या रिएक्शन है इसको लेकर आपके, मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं केविन ओवेंस के बारे में। तो केविन ओवेंस अभी थोड़े टाइम तक अब आपको WWE टेलीविजन में नहीं देखने को मिलेंगे और ये बात खुद से उन्होंने बताई है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर। जैसे कि आप लोग ये वाला ट्वीट देख सकते हो केविन ओवेंस का। उन्होंने लिखा कि कैसे वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़े हैं और उनको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। उन्होंने लिखा आई विल बी बैक सून, थैंक यू गाइज। अब अगर आप केविन ओवेंस के सिर्फ इस वाले ट्वीट को देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर वो क्यों ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन डेव मेल्टजर ने इसके बारे में बताया कि केविन ओवेंस का जो ब्रेक है वो स्टोरी लाइन से रिलेटेड है। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि केविन ओवेंस के कुछ घर में परिवार में ऐसा कुछ दिक्कत है या फिर कोई इंजरी, ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पर। सिंपली उन्होंने ब्रेक इसीलिए लिया है, फिर WWE ने उनको ब्रेक इसीलिए दिया है ताकि वो कोई स्टोरी लाइन ऐसी शायद उनके लिए फॉर्म करने वाला है आने वाले टाइम में, जो कि जब वो रिटर्न करेंगे तब हमको देखने को मिलेगी। अब लेट्स सी आगे क्या इंटरेस्टिंग होता है केविन ओवेंस के साथ। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि अगर केविन ओवेंस हार गए हैं, अब वो सैमी ज़ेन से फिर से लड़ेंगे, तो मेरे ख्याल से सही है कि कुछ टाइम का उनको ब्रेक दे दो और जब वापस लेकर आओ थोड़ा सा रीपैकेज करके, तो क्या पता उनकी जो स्टोरी लाइन है वो किसी और सुपरस्टार के साथ अच्छी भी बनाई जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं जेवियर वुड्स के बारे में। तो अगेन केविन ओवेंस की तरह जेवियर वुड्स भी वो सुपरस्टार हैं जो कि शायद आपको कुछ टाइम तक नहीं देखने को मिलेंगे टेलीविजन के ऊपर। और वो जो आपने हेल इन अ सेल में देखा नहीं था कि भाई केज के अंदर भर के जेवियर वुड्स को मारा था, मैच खत्म होने के बाद भी केविन ओवेंस कोफी किंगस्टन बाहर से ही थे, वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो इसके पीछे यही रीज़न है कि जिस तरीके से बॉबी लैशली ने उनको तोड़ा है, थोड़े टाइम तक वुड्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे WWE के अंदर। और मेरे ख्याल से ये सही भी है कि कोफी किंगस्टन को अब अगर अब सिंगल्स मैच मिल रहा है WWE चैंपियनशिप के लिए, तो साथ में जेवियर वुड्स हो जाते तो वो बीच में वो बिरयानी में लौंग वो सब आ जाते हैं ना, तो वैसे कबाब में हड्डी वाला एग्जांपल समझ लो, वैसा कुछ लगता। वैसे तो मैं सही बताऊं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ बॉबी लैशली और कोफी किंगस्टन की फ्यूड के लिए, क्योंकि पता है रिजल्ट क्या होना है। ये सिर्फ इसीलिए है कि WWE को एक पेपर भी निकालना था, इसलिए उन्होंने मैच कर दिया। लेकिन कि जेवियर वुड्स आपको फिलहाल जो है अभी नहीं देखने को मिलेंगे WWE के अंदर, ऐसा मानना है डेव मेल्टजर का। नेक्स्ट बात करते हैं बॉबी लैशली के बारे में थोड़ी और, लेकिन यहाँ पर बात होती है ब्रॉक लेसनर की भी। तो होता क्या है कि हेल इन अ सेल मैच से पहले बम के शो पर ऐसे वोटिंग की जाती है कि कौन जीतेगा इस मैच को, बॉबी लैशली या फिर ड्रू मैकिंटायर। अब वोटिंग का क्या रिजल्ट रहा उससे तो हमको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मैच भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन उसमें एक बंदे ने ना, एक फैन ने कॉमेंट किया जहां पर उसने लिखा था लेसनर इज गोइंग टू रिटर्न एंड बीट बोथ ऑफ देम। यानी कि उन्होंने कहा कि भाई घंटा तुम जाओ, हमें ना पता रिजल्ट क्या होगा, लेसनर आने वाला है और वो दोनों को फोड़ेगा। अब आपको पता ऑब्वियसली ये चीज़ हमको देखने को तो मिली नहीं हेल इन अ सेल में कहीं पर भी, लेकिन MVP का रिप्लाई जरूर आ गया उस बंदे को। और MVP ने यहाँ पर रिप्लाई किया लेसनर फियर्स लैशली, यानी यहाँ पर वो क्लियरली कह रहे हैं कि जो ब्रॉक लेसनर है वो बॉबी लैशली से डरता है और शायद इस वजह से वो आना नहीं चाहता बॉबी लैशली के सामने। अब यहाँ पर ये तो मैंने आपको ट्वीट बता दिया, लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्रॉक लेसनर के बारे में भी एक अपडेट है जो कि अनफॉर्चुनेटली सैड है। हेल इन अ सेल पेपर व्यू जब हो रहा था उससे कुछ घंटे पहले ऐसी अपडेट आई कि ब्रॉक लेसनर WWE के साथ टॉक्स में हैं और शायद वो हेल इन अ सेल पेपर व्यू के अंदर भी रिटर्न कर सकते हैं। और ये वाली न्यूज़ मैंने सुनी थी, ऑब्वियसली मैंने आपको वो दी नहीं क्योंकि ये शायद कभी रात में आई थी। अब रात में आती तो भाई वीडियो तो मैं रात में ऐसे बनाता नहीं, आपको पता है उसका एक टाइम है। तो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ शायद ब्रॉक लेसनर क्या पता आ भी सकते हैं। तो मैंने तो भाई इस होप में देखा था हेल इन अ सेल पेपर व्यू कि शायद ब्रॉक आ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रिपोर्ट्स आई थी इसके बारे में, लेकिन ब्रॉक लेसनर तो कहीं भी देखने को मिले नहीं। लेकिन गाइज अब जो अपडेट आ रही है ब्रॉक लेसनर के बारे में वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया नहीं था कि WWE का जो ड्राफ्ट है वो अगस्त महीने के एंड में है, सितंबर की शुरुआत में है। तो ड्राफ्ट की जो WWE ने लिस्ट
लिस्ट बनाई है सुपरस्टार्स की, वहां पर ब्रॉक लेसनर का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं है। और गाइस आपको पता है जो ड्राफ्ट है वो समर स्लैम के बाद होने वाला है, तो ऐसे में बातें ये भी आ रही है कि भाई कुछ नहीं होने वाला, ब्रॉक लेसनर के जो गाने गा रहे हो तुम सब वो कुछ नहीं है। और ब्रॉक लेसनर को लेकर दूर दूर तक WWE के कोई भी प्लान्स नहीं है, ना ही ब्रॉक लेसनर WWE के साथ किसी तरीके की टॉक्स में, और भाई कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों पार्टीज के बीच कोई है भी नहीं। तो ये काफी ज्यादा मतलब दिल तोड़ देने वाली न्यूज है। देखो मैं सही बता रहा हूँ, अब समर स्लैम जैसे जैसे क्लोज आएगा मेरे ख्याल से हमको थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट न्यूज पता चलेगी ब्रॉक लेसनर के बारे में, क्योंकि अगर आप कोई रूमर सुन रहे हो बहुत टाइम पहले से तो वो धीरे धीरे करेक्ट होते होते क्या से क्या बन जाता है, लेकिन जब कोई चीजें बिल्कुल रीसेंट टाइम को लेकर आती हैं, जैसे समर स्लैम है 2-3-4-5 हफ्ते बचे हैं तब कोई न्यूज आ रही है, तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज्यादा बिलीव करना सही रहेगा। लेकिन फिलहाल जो भी न्यूज है ब्रॉक लेसनर के बारे में वो कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है, एंड आई होप बहुत जल्दी कुछ ऐसे ही मुझे पता चल जो कि मैं आपको ब्रॉक लेसनर के बारे में बताऊं और वो उनको रिटर्न को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज हो। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो गाइस यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज जरूर है, और रेसल वोर्ड्स की तरफ से, जो कि काफी एक अच्छा सोर्स है WWE की रिपोर्ट्स ब्रेक करने के लिए या फिर बातें या फिर अंदर की बातें ब्रेक करने के लिए, वो ये कि उनका कहना यह है कि WWE ने समर स्लैम के लिए अपने कार्ड्स में रखा हुआ है मैच एज वर्सेस सेथ रॉलिंस का। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको प्रिडिक्ट भी कर रहे थे समर स्लैम के लिए, पता नहीं कैसे, लेकिन लोगों ने ऐसे आइडिया लगाया कि सेथ रॉलिंस स्मैकडाउन के ऊपर है, एज को एडवर्टाइज कर रहे हैं स्मैकडाउन के लिए, दो सुपरस्टार यही बचते हैं जो समर स्लैम में एक बढ़िया मैच दे सकते हैं, तो आपस में लड़वा के शायद WWE ऐसा कर सकती है। और एक्चुअल में WWE इसको कंसिडर कर रही है इस साल के समर स्लैम के पेपर व्यू के लिए, और इसको ऐसे बुक किया जाएगा जैसे कि फर्स्ट टाइम एवर मैच, जो कि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम एवर मैच भी होगा, और इनके बीच कितनी अच्छी केमिस्ट्री हो सकती है, कितने ये बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और जैसे आपको पता है WWE समर स्लैम को ऑलरेडी एक बड़ा पेपर व्यू बनाना चाह रही है, तो इस हिसाब से एज और सेथ रॉलिंस का मैच सच में इस पेपर व्यू को और ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। तो सेथ रॉलिंस के लिए भी ये एक बहुत अच्छी चीज होगी, क्योंकि फिलहाल तो आपको पता है वो सिजारो के साथ ही अटके हुए हैं, जो कि अब मुझे पर्सनली देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो थिंग्स हैं वो पूरी चेंज हो जाए। और वैसे भी आपको पता है एज को तो ऑलरेडी एडवर्टाइज कर भी रहे हैं स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए, जब पहली बार क्राउड आने वाला है, तो शायद हो सकता है वहां से कोई स्टोरी लाइन शुरू हो जाए। तो फिलहाल ये ज्यादा से ज्यादा मैं आपको अपडेट बता सकता हूं सेथ रॉलिंस और एज के बारे में, बाकी अब वेट ही करो, जब एज आएंगे उसके बाद ही देखते हैं क्या उनके लिए एक्चुअल में प्लान्स हैं समर स्लैम के लिए। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं तो ये कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग है, अजीब है, और रोमन रेंस और WWE के फैंस के लिए थोड़ा सा ऐसे सीना ठोकने वाला मोमेंट है। तो हुआ क्या कि एक सर्वे किया जाता है यूएस के अंदर, सर्वे या फिर आप लोग कह सकते हो एक स्टडी की जाती है, जहां पर यह देखा जाता है कि कौन से जो स्पोर्ट्स फैन है उनका IQ सबसे ज्यादा है। तो यहां पर आप एक लिस्ट देख सकते हो जहां पर इस तरीके से कुछ रैंकिंग हुई है कि जो WWE के फैंस हैं उनका IQ सबसे ज्यादा है। कलेक्टिवली आप देख सकते हो 112.6% यानी 112.6%, उसके बाद NHL का है, उसके बाद NBA का है, उसके बाद NFL का, MLB, इस तरीके से आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। तो यानी कि ये माना जा रहा है कि जो WWE को देखने वाले रेसलिंग फैंस हैं उनका IQ थोड़ा सा ज्यादा होता है बाकियों से। और अगर ये बात किया जाए कि किस एक फिगर या फिर एक फैन बेस के हिसाब से देखा जाए, किसी एक इंडिविजुअल को फॉलो करने वाले लोग उनका IQ किस बेस पर कितना ज्यादा होता है, तो इस लिस्ट में आप लोग देख सकते हो कि रोमन रेंस के फैंस का IQ सबसे ज्यादा है, जो कि है 126.4। उसके बाद डैनियल ब्रायन, फिर बॉस्टन ब्रून्स, डेट्रॉयट, यहाँ पर ये सारे नाम है। तो WWE को फॉलो करने वाले, उसमें भी रोमन रेंस को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनका स्टडी के हिसाब से यूएस के अंदर जो IQ है वो ज्यादा होता है। अब इस बात के ऊपर क्या उन लोगों को ऐसा फ्लेक्स करना चाहिए कि हाँ भाई हम WWE देखते हैं, हम रोमन रेंस के फैन हैं, ये थोड़ा अजीब वियर्ड जरूर है, लेकिन जो भी है आप इससे अपना जो आइडिया है वो लगा सकते हो। मुझे एक इंटरेस्टिंग बात लगी शेयर करने के लिए, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या सच में ऐसा है या फिर ये स्टडी ऐसी है, मतलब ऐसी वाहियात सी? कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं, जो कि डेफिनेटली आपको कर जाएगी शॉक। तो मैंने अभी आपको बताया नहीं कि ब्रॉक लेसनर जो है ड्राफ्ट की लिस्ट पर कहीं भी नहीं है, लेकिन गाइज यहाँ पर दो ऐसे नाम है जो कि शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लेकिन इस लिस्ट के अंदर उनका नाम है, और ये नाम है अंडरटेकर एंड गोल्डबर्ग के। तो ड्राफ्ट की उस वाली लिस्ट के अंदर इन दो सुपरस्टार्स के नाम को भी फीचर किया जा रहा है। अब अंडरटेकर से ये मत समझ लेना कि वो रेसलिंग करने वापस आ रहे हैं, ऑब्वियसली उनका लेजेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ, तो उस हिसाब से उनके लिए कोई रोल होगा। तो अंडरटेकर भी इस लिस्ट में, और इंटरेस्टिंगली यहाँ पर गोल्डबर्ग का भी नाम है। और वैसे भी आपको पता है गोल्डबर्ग अभी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, साल के 2 मैचेस लड़ने का उनका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंडरटेकर और गोल्डबर्ग भी आपको WWE टेलीविजन के ऊपर अपीयर होते हुए दिखाए दें। और अंडरटेकर तो रेसल नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो रिटायर हो
चुके हैं उनका कोई डिफरेंट रोल होगा, लेकिन आपको गोल्डबर्ग WWE टेलीविजन के ऊपर ना सिर्फ देखने को मिले, लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी वो किसी एक रेसलिंग मैच के अंदर भी कंपीट करते हुए दिखा दें। तो अगर आप हो गोल्डबर्ग के फैन तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है या फिर खुश हो जाने वाली बात है। लेकिन अभी इन सब चीज़ों में थोड़ा सा वेट है, ड्राफ्ट के आने का इंतजार करो और उसके बाद देखते हैं WWE में चीज़ें कैसे शेप लेती हैं। लेकिन फिलहाल हमारी जो वीडियो थी गाइस वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।